वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। अगर चैप्टर नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 7th, जो हमारा सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें कैसे हेल्प करती है हमारी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल होने में और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में। सबसे पहले देखिए, मैं आपको सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में बताती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रुप की एक्टिविटीज़ है उनको डिफाइन करता है थ्रू आर एक्टिविटीज़, और अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने में हमें हेल्प करता है हमारे रिलेशनशिप्स के बीच, लाइक मैनेजर्स के बीच में, सुपीरियर्स के बीच में, सबॉर्डिनेट्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद है हमारे करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क हमारे काम को डिवाइड कर देता है, कि सबका वर्कलोड कम कर देता है। ठीक है। आप ये मत कहना कि मैम आप पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हो, मैं जस्ट आपको इतना रीड आउट करके मैं आपको कंटेंट बता रही हूँ कि आप क्या लिख सकते हो। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस टू डिवाइड द वर्क। हमारे एम्प्लॉयज का, हमारे मैनेजर्स का, हमारे डिपार्टमेंट्स का, हमारे सुपीरियर्स का काम डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो भी हमारे काम को हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन हमारे काम को डिवाइड करने में, उन्हें हेल्प करने में, और हमारे जो सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम कोऑर्डिनेशन, और जो जो सबॉर्डिनेट्स और हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन बनाने की हेल्प करता है। सबॉर्डिनेट्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं कि आपको कैसे वर्क करना है, उन्हें गाइड करते रहते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। प्लैरिटी ऑफ द पर्सन, जो हमारे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारे पीपल रहते हैं जो अपनी एक कॉमन पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए असेंबल होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स है या वेरियस एक्टिविटीज़ है या वेरियस पार्ट है, वो सभी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट सबका मूव, सबका काम, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल के मैनेजर्स में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करती है। हर एक पोस्ट को, हर एक पर्सन को उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, उसके टैलेंट के मुताबिक हमने काम देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर हमारे सबॉर्डिनेट्स में, हमारे मैनेजर में, हमारे एम्प्लॉयज़ में, हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स में, हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, रिलेशनशिप नहीं होगा, एक लॉयल्टी नहीं होगी, एक ट्रस्ट नहीं होगा, एक कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन बेफालतू है, बेकार है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मशीन है हमारी मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मशीन क्या करती है, टुकड़ों को जोड़ देती है। मशीन हमें हेल्प करती है चीज़ों को जोड़ने में। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का है, जो हमारे डिपार्टमेंट है, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, हमारे जो भी सुपीरियर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, कम्युनिकेटर्स हैं, उन सबको जोड़ के रखती है ताकि वो सब मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, या वर्क आप 2 जने कर रहे हो या 1 जने कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सलिटी। ऑर्गेनाइजेशन इज ए डायनामिक प्रोसेस। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक हो रहेगा, कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी भी चेंज हो सकता है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आपके डिवीजन, आपके अथॉरिटीज को चेंज भी करना, उन्हें म्यूचुअल रिलेशनशिप को भी चेंज करना पड़ेगा, कुछ न्यू पोस्ट लानी पड़ेगी, कुछ क्रिएशन करना होगा, तो वो कीप ऑन डायनामिक प्रोसेस के ऊपर है। नाउ कंसेप्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, एग्जैक्टली वो प्रोसेस ही है। क्यों है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन दैट कैन बी अ सिंगल स्टोव की एक, बट इज अ चैन ऑफ फंक्शंस। ठीक है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, फिर वेरियस एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं, फिर ग्रुप करते हैं, फिर उन इंपॉर्टेंस को डिटरमाइन करते हैं, और फिर हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलाउ करते हैं। उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कंडक्ट करते हैं, उसे डीपली अफेक्ट करते हैं, फिर वो अपनी वर्क को करते हैं कंसेप्टिंग, और जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस हैं उनको भी स्टडी करते हैं। जैसे जैसे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू, वैसे वैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायमेट्रिकली एलिमेंट अपने बदलती रहती है। ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो हमारे रिलेशनशिप का है, म्यूचुअल, हर एक पोस्ट का, हर एक अथॉरिटी का रेस्पॉन्सिबल वो डिफाइन होता है। जो हमारे सुपीरियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वेरियस पोर्ट्स है, डिपार्टमेंट्स है, वो सब परमानेंट है, और जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक एलिमेंट है। ठीक है।
कंपैरिजन बिटवीन बोथ द कंसेप्ट, क्या कंपैरिजन होगा दोनों कंसेप्ट में कि दोनों कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, वो प्रोसेस भी है और एक स्ट्रक्चर भी है, हमारी अथॉरिटी बिल्ड करता है, हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत है। लाइक टेंजिबल कौन सी होगी, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मटेरियल, मशीन, मनी, और इंटेंजिबल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। नाउ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, नोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। सबसे पहले ये देखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको जानो, ठीक है। उसके बाद डेटरमाइन वेरियस एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव जानने के बाद जो उस ऑब्जेक्टिव की डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस एक्टिविटीज है उनको डेटरमाइन करो कि कौन क्या एक्टिविटी, क्या कि इस एक्टिविटी में क्या क्या करना होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। फिर उन एक्टिविटी को डेटरमाइन करने के लिए उन एक्टिविटीज का ग्रुपिज्म करो, उन्हें डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करो, ताकि हर एक डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो, और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद डेटरमाइन की एक्टिविटीज़, सिर्फ मेन कोर निकालो उन एक्टिविटीज़ का जो आपका मेन एक्टिविटीज़ है। फिर उन एक्टिविटीज़ के लिए आप क्या करो, उसके बाद उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप ड्यूटी असाइन कर दो, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक ग्रुप को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उनको अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हो। असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आता है डेलीगेटिंग अथॉरिटीज़। अब आप मैनेजर्स को, सुपीरियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेटर को, सबको उनकी अथॉरिटी डेलीगेट करो। डेलीगेट करने के बाद उनका डिफाइन करो कि आपके बीच इतना इंटर रिलेशनशिप है, आपके बीच इतना इंटर रिलेशनशिप, आपको इसके साथ मिलकर काम करना होगा, आपको इसके साथ मिलकर काम करना होगा। उसके बाद प्रोवाइडिंग राइट एनवायरनमेंट, फिर उन्हें आप एक अच्छा हेल्दी लॉयल्टी, ट्रस्ट बिल्ड वाला एनवायरनमेंट दो, जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है, इट्स रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ग्रुप करते हैं, जहाँ पे एक सब पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वो ग्रुप बनाया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। इसके करेक्टरिस्टिक्स देखिए, इट इज डेलिबरेटली क्रिएट, मतलब वो डेलिबरेट, वो जान के करी जाती है, एक सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, वो एक रूल्स और प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड होती है, वो बिना रूल्स और रेगुलेशन के नहीं बनाई जाती है। इट इज इम्पर्सनल, इसमें पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर करके इसमें स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मेंटेन कर जाते हैं, मतलब कंप्लीटली इम्पर्सनल, सिर्फ काम पे फोकस, आपका मतलब और कोई मकसद ही नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी किस लिए कनेक्टेड है, क्योंकि जो ऑफिस है और जो पोस्ट है और जो मूव्स है वो एक दूसरे से डाउनवर्ड्स हैं, ठीक है, इस वजह से। इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना तो ही मेन वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में। डिफाइन इंटर रिलेशनशिप, जो हमारे इंटर रिलेशनशिप है उनको भी डिफाइन करता है क्लियरली, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ मोर स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग है, नीड्स है इंडिविजुअल, उसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकती, जो बना दिया सो बना दिया, स्टेबल रहेगा। ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के आने की वजह से उसे चेंज कर रहे हो, नो, इट्स कांट बी चेंज, इट इज स्टेबल ओनली। एडवांटेजेस देखिए, स्पेशलाइज पॉसिबल, अगर ज़रूरत है तभी उसको स्पेशली हम पॉसिबल करेंगे। इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, बहुत, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है और अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, जो हमारे ह्यूमन बींग है उनका वर्क के प्रति और हमारी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अच्छा रिलेशनशिप रहता है। ईजी टू फाइंड आउट इन एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, यहाँ पे हम काम डिवाइड करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ काम करने में असमर्थ है, मतलब कर नहीं पा रहे, इनएफिशिएंट है, तो हम उन्हें अलग से ट्रेन कर सकते हैं। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यहाँ पे कोई भी ओवरलैप वर्क नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करना ही पड़ता है। लेस चेंजेस ऑफ पार्शलिटी, यहाँ पे पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स के अंडर काम करो। इजी टू गेट ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को आप इजीली अचीव कर सकते हो। इजी कंट्रोल, आपकी वर्क परफॉर्मेंस पे, आपके एम्प्लॉयज़ पे, आपकी डेफिशिएंसी पे, आपके डिजायर्ड वर्क पे पूरा कंट्रोल रहता है। डिसएडवांटेजेस, लैक ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव लेने से डर जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी के बारे में थिंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब लैक ऑफ इनिशिएटिव रहते हैं। प्रेशर ऑफ ऑफिसर ऑटोक्रेसी ऑन एम्प्लॉयज़, जो प्रेशर रहता है मैनेजमेंट्स का वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना ही है किसी भी हाल में, और कोई भी चेंजिंग हो वो स्टेबल रहेंगे रूल, तो उनके पास थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आ जाता है। डिले इन वर्क, कई बार प्रेशर की वजह से, कई बार रूल्स की बाउंडेशन की वजह काम
डिले हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ रिलेशनशिप, जो हमारा रिलेशनशिप है वो बिल्ड रहता है। आपको कई बार उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, कई बार आपको एक्सपीरियंस भी होता है, अगर आपको डिजायर है तो ऐसा हो सकता है। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल क्या है? इट्स एफर्ट टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल इन द वर्क सिचुएशन टू मीट पर्सनल नीड्स। अपनी पर्सनल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो बनाई जाती है, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटिव, मतलब यहाँ पे डेलिबरेटली क्रिएट नहीं करता था, एक्सेप्ट पर्सनल नीड्स को अगर है तो तभी क्रिएट होगी, वरना कहीं कोई रूल्स और प्रोसीजर नहीं होते, इसको अपने तरीके से जैसे करना है अपने कर सकते हैं। इट इज़ पर्सनल, मतलब किसी को पर्सनली नीड है तभी करती हैं। अथॉरिटीज़ तो टॉप टू बॉटम ही हॉरिजेंटली चलता है, कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं होता है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं, जब चाहे चेंज हो जाता है, कब जब चाहे अपना काम कर लेता है। नो प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कोई भी सिस्टमेटिक प्रिपेयर चार्ट नहीं होता, जैसे करना है इनफॉर्मल, मतलब कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो। एडवांटेजेस क्या है? इसमें इनिशिएटिव इंक्रीज हो जाता है, ऑफिसर जो प्रेशर्स है ऑफिसर का वो डिक्रीज हो जाता है, कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस वजह से, और जो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो हमें जल्दी मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे हमारे? स्पेशलाइज नॉट पॉसिबल, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। रेसिस्टेबल, मतलब कीप ऑन चेंजिंग, र्यूमर्स भी ज़्यादा क्रिएट करे जाते हैं, और सम टाइम इस बार पे यहाँ पे हमें हर्डल फेस करने पड़ते हैं हमारी मैनेजमेंट को क्रिएट करने में। नाउ सिग्निफिकेंस, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं कि भाई हमें ऑब्जेक्टिव के लिए यूनिटी बनी है और उसको अचीव करना ही करना है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, हम यहाँ पे स्पेशल कैसे कि हम अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअल के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड टेस्ट, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन का रिजल्ट है वो जल्दी इंक्रीज मिल जाता है और हमें जल्दी मिल जाता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा है हमारे सबॉर्डिनेट्स के बीच में, हमारे सुपीरियर्स के बीच में, हमारे मैनेजर्स के बीच में, जिससे हमें वर्क जो रॉ मटेरियल है वो जल्दी परचेज होता है, कोई भी हमारे काम में कोई डिले नहीं होता है। यहाँ पे हमारी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करता जाता है सबके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एब्सोल्यूट दिखती है, किसी का हर एक सबॉर्डिनेट अपने वर्क अकॉर्डिंग करता है, कोई भी किसी काम के लिए मतलब आंसर नहीं करता, सुपीरियर को आंसर करना नहीं पड़ता है। एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से क्या ज़्यादा रह जाती है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है वही कई बार रिमेन रह जाती है, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ है, प्रॉब्लम है, पावर है जो लेने की, वो डेलीग्रेटली सबॉर्डिनेट्स ही लेते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब यहाँ जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हैं विच सुपीरियर कैन एक्सेस, मतलब उन्हें कंट्रोल करके रखते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं। फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे हमारे कभी भी हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज, उनके अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। फुल क्लैरिटी, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फुल क्लैरिटी है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी उनसे बात छुपाई नहीं जाती है, और हमारा जो वर्क परफॉर्मेंस है वो हमारे अथॉरिटाइज के अकॉर्डिंग रिमेन्स लिमिटेड चलता रहता है। बैलेंस बना के रखता है हर एक पर्सन अपने बीच में और अपने काम के बीच में। यूनिटी ऑफ कमांड, जैसे हमारे मैनेजर्स कमांड करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे सबॉर्डिनेट काम पर लग जाते हैं और उस काम को एट ए टाइम हमें मिल जाता है। कई बार ऑर्डर्स प्रायोरिटी नहीं रखते बट उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस ज़रूर हो जाती है इस वजह से। सो स्केलर प्रिंसिपल क्या है? जो हमारे जो ऊपर से रहते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा काम चलता रहता है, जो हमारी सिंप्लिसिटी है वो भी हमें मिलती रहती है, हमारी जो इंडिविजुअल पोजीशन है, प्लेस है, वो कम्युनिकेशन में हमारी इफेक्टिव हो जाती है, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो भी ईजिली परफॉर्म करा जाता है। कॉन्टिन्यूटी वर्क रहता है, हमारी स्मूथ रनिंग में कोई हमें हिंड्रेंस फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे प्लान्स बहुत होते हैं और हमारा जो काम है वो टास्क है वो हमें इमिडिएटली हमारे वर्क के अकॉर्डिंग मिल जाता है। रेगुलर चेक्स होते हैं ड्यू टू जो हमारे सुपीरियर्स है वो डेली चेक करते रहते हैं कि हमारा काम कहाँ तक चल रहा है। एफिशिएंसी, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है वो एफिशिएंसी बनाई जाती है, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो हमें मिनिमम कॉस्ट में अचीव करने पड़ते हैं, और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। पार्टिसिपेशन, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, ताकि जो हमें सबॉर्डिनेट्स हैं उनका रिलेशनशिप दिखे और जो हमारे सुपीरियर्स हैं उन्हें डिफिकल्टी फेस ना हो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करने में। नाउ बेनिफिट्स, आपको इतना सब कुछ बताने के बाद बेनिफिट्स तो पता चल गए हैं, फिर भी मैं एक रीड आउट ले लेती हूँ। हमारा जो मैनेजरल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है, हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है, हमारी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, हमारा एक्सपेंशन बढ़ जाता है, हमारी
ऑर्गेनाइजेशन का, करप्ट प्रैक्टिसेस को चेक करते रहते हैं, जो हमारे जो डिक्रीज एम्प्लॉयज टर्नओवर रह जाता है, कम हो जाता है, हमारे जो ह्यूमन रिलेशन है वो बेटर हो जाते हैं, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है पर्सनली हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते रहते हैं जब हमें राइट जॉब और राइट टाइम लगता है, हमारे न्यू आइडियाज़ की डेवलपमेंट होती रहती है और हमारे साथ ही साथ अपने प्रमोशंस भी हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द सेम इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन इन ए ह्यूमन बॉडी। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना और साथ ही साथ ईमेल आईडी कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द।